हाय गाइस। आज हम लोग क्लास 10 के अध्याय 10 प्रकाश के परावर्तन तपवर्तन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग समझेंगे कि प्रकाश के परावर्तन तपवर्तन कहता हम लोग संसार में बहुत सी अनेक प्रकार के वस्तुएं देखते हैं। वो अंधेरे कमरे में रहता है तो कोई वस्तु नहीं दिखाई पड़ता, यानी बिना प्रकाश के हम कोई वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते। यानी प्रकाश रहने पर ही कोई वस्तु को हम लोग दृश्यमान देख सकते हैं। दिन के समय सूर्य के प्रकाश के माध्यम से ही हम लोग कोई वस्तु को देख पाते हैं। कोई वस्तु को देखने के लिए प्रकाश पहले उस पर पड़ता है, उसके बाद परावर्तित होकर ही हमारे आँखों तक जो पहुंचता है तभी हम कोई वस्तु को देख पाते हैं। अब समझेंगे कि प्रकाश के कुछ गुण भी हैं। पहले देखिए, कुछ पारदर्शी माध्यम में क्या होता है, जिससे प्रकाश होता है आर और पार दिखाई दे, उसको कहते हैं पारदर्शी। एक होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी में क्या होता है कि वस्तु आर पर नहीं दिखाई पड़ देता है। जैसे उसका उदाहरण टेबल, बेंच, ब्लैक बोर्ड, ये सब में वस्तु आर पर नहीं दिखाई पड़ता। और पारभासी जो होता है इससे आंशिक रूप से दिखाई देता है, उसे पारभासी कहते हैं। जैसे ओपार यानी पारभासी में तेल लगा हुआ कागज, ये सब पारभासी वस्तु का उदाहरण है। और पारदर्शी का जो है, जैसे पानी में, हवा में, उस सब वस्तु को आर पर दिखाई दे सकते हैं। अब देखिए, प्रकाश कहता है कि एक सरल रेखा में चले। प्रकाश जब कहता है, एक छोटा सा प्रकाश जब कहता है प्रकाश के किरण एक सरल पथ की ओर इंगित करे, प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा की ओर इंगित करे, उसको हम लोग प्रकाश के किरण कहते हैं, यानी एक सरल रेखा में चलता है। अब क्या कहता है, प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश अपारदर्शी वस्तु से टकरा कर अत्यंत अपारदर्शी वस्तु यानी अपारदर्शी वस्तु बहुत छोटी हो और प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय किनारों की ओर मुड़ जाए, यानी चलने के बजाय किनारों की ओर मुड़ जाए, यानी मुड़ने की इस प्रवृत्ति को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रारंभ में प्रकाश को कण और तरंग नहीं माना जाता था, लेकिन अब इसे तरंग और कहता है, कण और इसमें व्यक्ति सामंजस्य स्थापित हो गया है। अब प्रकाश एक प्रकार के विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग उसको कहते हैं जिसके लिए चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होते हैं, इसको कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग। प्रकाश भी एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग का भी उदाहरण है। अब देखिए, प्रकाश जो है, प्रकाश अनुप्रस्थ में विद्युत चुम्बकीय तरंग के उदाहरण है। प्रकाश जो है, इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता, इसीलिए इसको प्रकाश को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन के हम लोग कुछ घटनाएं पढ़ते हैं। कहता है कि प्रकाश का परावर्तन उच्च कोटि का, कहता है उच्च कोटि का पॉलिश क्या हुआ चीज़ें, यानी उच्च कोटि का यानी पॉलिश क्या हुआ चीज़ें, जैसे कि दर्पण अपने और अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। यानी दर्पण जो होता है उच्च कोटि का, अगर उसमें पॉलिश कर दिया बहुत ज़्यादा तो उस पर दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश के अधिकांश भाग को लौटा देता है। आप प्रकाश के परावर्तन के नियम से पहले भी परिचित हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है, यानी आपतन कोण, परावर्तन कोण, यानी आप इसको कहते हैं आपतन कोण, इसको कहते हैं परावर्तन कोण, तथा आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा आपतित बिंदु पर डला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक नियम है। और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, दूसरा नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, उसको प्रकाश के यानी प्रकाश के यानी आवर्तन नियम हो गया, यानी एक प्रकाश का परावर्तन नियम का दो नियम हो गया। अब हम लोग समझेंगे कि परावर्तन कहता है, परावर्तन का नियम सभी प्रकार के पृष्ठों के लिए आवश्यक है। यह नहीं कि समतल दर्पण रहेगा तभी, गोलीय दर्पण में भी लागू होगा, समतल दर्पण में भी लागू होगा, हर दर्पण में लागू होगा। तो अब समतल दर्पण में देखिए क्या विशेषता है। समतल दर्पण की क्या विशेषता है कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। उसकी विशेषताएं क्या होता है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा होगा। वो वस्तु को जितना दूरी पर हम लोग रखते हैं, यानी मूल्य समतल दर्पण 10 मीटर दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी 10 मीटर पर बनता है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी 10 मीटर का दूरी यानी ऊंचाई पर प्रतिबिंब रखते हैं तो यानी ये भी 10 मीटर ही, वस्तु भी 10 मीटर पर बनता है। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है।
कि जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा बनेगा, जितना दूरी पर रखा जाएगा उतना दूरी प्रतिबिंब बनता है। ये वस्तु के साइज के बराबर होता है, दर्पण के पीछे बनाता है। जितना दूरी पर वस्तु रखेंगे उतना ही दूरी पर दर्पण के सामने, यानी दर्पण के सामने वस्तु रखते हैं उतना ही दूरी पर पीछे बनाता है। ये हमेशा पार्श्व परिवर्तन भी होता है, यानी लेफ्ट राइट दिखाई देता है, राइट लेफ्ट दिखाई देता है, इसे कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। नहीं दायां भाग बायां, बायां भाग दायां दिखाई दे, उसको कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। अब कहता है कि चमकदार चीज़ें, कहता है अगर आपने वक्र पृष्ठ को देखे होंगे, आपने कहता है यानी वक्री पृष्ठ चम्मच को देखे होंगे आप, कहता है उसमें आप प्रतिबिंब छोटा या बड़ा भी कहते हैं, छोटा बड़ा या चम्मच को धीरे धीरे दूर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब को देखते रहिए तो आप देखेंगे कि यानी उससे भी छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। चम्मच को उल्टा दीजिएगा तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। कहता दोनों पृष्ठों को अभिलक्षण को तुलना कीजिए, यानी दोनों पृष्ठों को कहता अधिकांश पृष्ठों में यानी परावर्तन छोटा उल्टा बनता है। कहता आंतरिक पृष्ठों में, यानी आंतरिक पृष्ठों में जितना भी होता है अधिकांश में प्रतिबिंब छोटा और उल्टा बनता है। कभी कभी प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता भी है, लेकिन बाहरी पृष्ठों पर प्रतिबिंब हमेशा छोटा और सीधा ही बनता है। यानी बाहरी पृष्ठ पर प्रतिबिंब यानी छोटा और यानी बाहरी पृष्ठ पर छोटा और सीधा बनता है। यानी आंतरिक पृष्ठ पर जाता है, आंतरिक पृष्ठ पर जितना भी छोटा बड़ा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इसको हम अगला आगे समझेंगे बढ़िया से इसको। अभी हम देखते हैं, कहता है कि चमकदार चम्मच की वक्रित पृष्ठ दर्पण की भांति रहता है। अगर चम्मच है तो एक दर्पण की तरह रहता है, या तो वो यानी चमकदार इस तरह से दर्पण रहता है। कहता है चमकदार चम्मच की वक्रित पृष्ठ का एक वक्रित दर्पण के भांति रहता है, यानी टेढ़ा दर्पण के भांति रहता है। यानी चम्मच सबसे अधिक उपयोग में होने वाले दर्पण गोलीय दर्पण ही है। कहता सबसे अधिक उपयोग में सामान्यतः टेढ़ा दर्पण गोलीय दर्पण का ही उदाहरण है। अब देखिए गोलीय दर्पण, कहता है जिसका पृष्ठ गोलीय के पृष्ठ का भाग माना जाए, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ यानी परावर्तक ऐसे वाला पृष्ठ गोलीय हो उसको कहते हैं गोलीय दर्पण कहते हैं। अब हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण जिसका पृष्ठ देखिए धंसा हुआ हो, जिसका पृष्ठ यानी ये पृष्ठ ये हुआ, ये पार्ट को पृष्ठ कहते हैं, इधर पार्ट को, जिसका पृष्ठ देखिए धंसा हुआ उसको कहते हैं अवतल दर्पण। जिसका पृष्ठ देखिए ये पृष्ठ जो उठा हुआ ये उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। वही लिखा है उत्तल दर्पण, इनका इसका केंद्र जो होता है बक्सा केंद्र की ओर होता है। इसका पृष्ठ देखिए बक्सा केंद्र की ओर होगा, इसका पृष्ठ जो था उत्तल दर्पण का इसका बक्सा केंद्र यानी केंद्र यहाँ रखेंगे, केंद्र से बाहर की ओर होता है। वही लिखा है कि इसका पृष्ठ जो होता है उत्तल दर्पण का केंद्र की ओर होता है, अवतल दर्पण का पृष्ठ बाहर की ओर होता है। अब देखिए वही लिखा उत्तल दर्पण का पृष्ठ केंद्र की ओर होता है और इसका अवतल दर्पण का केंद्र की ओर होता है, उत्तल दर्पण का बाहर की ओर होता है। अब देखिए गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के यानी मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण कहीं न कहीं कोई भी दर्पण है गोलीय दर्पण है तो उनका कहीं न कहीं केंद्र होगा। कहता है गोलीय दर्पण के पृष्ठ के मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण मान लीजिए गया गोलीय दर्पण के पृष्ठ नहीं, इस गोलीय दर्पण के पृष्ठ यानी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के पृष्ठ का नहीं, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को हमेशा पी से सूचित करते हैं। गोलीय दर्पण कहता है कि गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है उस गोले के केंद्र को बगता केंद्र, यानी गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग हो, कहता है जिस कोई ये गोला होगा, गोला का भाग होगा उसके केंद्र को दर्पण का बगता केंद्र कहता है। इसे सुई से सूचित किया जाता है। कहता है अगर यदि गोलीय दर्पण अगर यदि कहता है बाहर से अगर उसको रंगाए जाते हैं, मान ले जाए इस तरह से, अगर यदि इसको बाहर से पृष्ठ को रंग दिए तो अवतल दर्पण है। इसको अंदर से रंग देते हैं
इसका तल जिसका देखिए उठा हुआ रहता है, इसका तल ये पर उठा हुआ है, इसको कहेंगे उत्तल। इसका तल धंसा हुआ रहता है, उसको अवतल कहते हैं। कहता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव और गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको सी से सूचित करते हैं, इसको पी से, सी से पी की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इसको आर से सूचित करते हैं। वक्रता त्रिज्या का अगर परिभाषा पूछ दे तो गोलीय दर्पण जिस गोले के केंद्र का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसकी दूरी सी पी होती है, इसको आर से सूचित किया जाता है। इसकी छोटी यानी इसका आधा आधे भाग पर यहाँ से मतलब कि छोटी एफ दर्शाते हैं, यहाँ से यहाँ दूरी के यानी फोकस, यहाँ को फोकस गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, यानी देखिए ये ध्रुव है, जैसे मान लिया ये ध्रुव है, ये ध्रुव हो गया, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये छोटी यानी बड़ी एफ, इसकी दूरी को कहते हैं छोटी एफ, इसकी फोकस दूरी कहते हैं, यानी इसको हम फोकस कहेंगे, इसको बड़ी एफ कहेंगे। अब देखिए कहता है कि यानी वक्रता त्रिज्या जो होता है यानी फोकस दूरी की हमेशा दुगुनी होगी। अगर फोकस दूरी 5 है तो वक्रता त्रिज्या 10 होंगे। अब कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। गोलीय दर्पण और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, चेतावनी है कि सूर्य के द्वारा यानी परावर्तित प्रकाश को हम आंखों से देखना क्षतिग्रस्त होता है। यानी सूर्य के प्रकाश से ज़्यादा सीधा लौट है तो हमको देखना हानिग्रस्त होता है, हानिकारक होता है, यानी क्षतिग्रस्त होता है। इनके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर ही कहता है, इनका परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर ही कीजिए और इसके पास कागज़ की शीट पर रखिएगा, धीरे धीरे कागज़ जल जाता है। यानी एक भाग हमेशा ही उसको रखिएगा तो यानी इसका प्रकाश एक जगह आकर केंद्रित हो जाता है। यानी प्रकाश जो होता है यानी समांतर प्रकाश एक जगह आकर केंद्रित हो जाता है, यानी इसीलिए कोई भी चीज़ जल जाता है। वही कहता है कि पहले क्योंकि वही लिखा यहाँ देखिए दिया गया है, इस फिगर में हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए कि सर्वप्रथम कागज़ जलना प्रारंभ हुआ और धुआं उठने लगता है क्योंकि आग पकड़ लेती है। क्यों जलता है? ये सब कारण है कि क्योंकि सूर्य से होने वाले दर्पण से एक छिन्न चमकदार बिंदु के रूप में अभिकेंद्रित करता है। यहाँ बहुत पतला है नहीं अभिकेंद्रित करता है। कोई भी प्रकाश आता है तो यहाँ आपका कट जाता है। इसको फिगर में इस तरह से देख सकते हैं। तो वही बहुत ही छिन्न छाया बनाता है, इसीलिए कागज़ के शीट पर यानी प्रकाश कहता है। यानी वास्तव में कागज़ के शीट पर प्रकाश का बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब भी है। इससे सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करके ऊष्मा के कारण कागज़ जलने लगता है। और इस स्थिति में कहता है यानी कागज़ जल जाता है। इसी दर्पण अब इसको हम समझ लें। कहता है अब गोलीय दर्पण का फोकस समझेंगे किसे कहता है। कहता है गोलीय दर्पण जैसे ये हो गया, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर कटती है, जब कटती है तो उसको कहते हैं फोकस। मान लिया गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण को कोई भी किरण अगर समांतर आता है तो हमेशा फोकस से गुजरता है, इसको फोकस कहते हैं। अगर यही दर्पण इसका है इस तरह से देखिए, इसमें देखिए क्या हुआ, ये कोई भी दर्पण है यहाँ तो रंग रचित किए हुए पेंट किए हुए, इसको जो है हमेशा लौटा देता है। इसको लौटा दिया, कोई भी किरण उत्तल दर्पण पाएगा तो इसको लौटा देता है, इसको इस तरह से लौटा देता है। तो इसको फोकस लगता है कि यहाँ बन जाता है, यहाँ इसका बनता है फोकस। इसको कहते हैं मुख्य फोकस, इसको भी मुख्य फोकस कहेंगे। ये करती हुई मालूम पड़ता है, इसको भी फोकस कहते हैं। लेकिन ये करती हुई यानी ये हो गया, ये फोकस हो गया, ये वास्तविक फोकस हुआ, ये हो गया काल्पनिक फोकस, इसको समझ सकते हैं। ये दोनों फोकस से है क्योंकि यहाँ करती हुई मालूम पड़ता है, यहाँ करती वास्तव में करती है। वही कहता है उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस यानी वास्तव में करती हुई मालूम पड़ता है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वास्तव में करती है। गोलीय दर्पण की चौड़ाई को हम लोग कहते हैं, गोलीय दर्पण की चौड़ाई को गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण मान लिया जाए, ये गोलीय दर्पण का यानी पूरे इसका व्यास
व्यास जैसे मूल्य जो हुआ इसका पूरे परिधि तक यानी व्यास तक के क्षेत्र को ही हम लोग कहते हैं। गोलीय दर्पण के कहता है, गोलीय दर्पण के वृत्ताकार सीमा रेखा है, वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास ही दर्पण का द्वारा कहलाता है। मान लीजिए mn कोई दर्पण है, mn कोई दर्पण है, यहाँ तक की दूरी को ही हम लोग कहते हैं द्वारा। यहाँ तक की दूरी mn की दूरी को ही हम लोग कहते हैं, गोलीय दर्पण के एक तरफ चौड़ाई को ही हम लोग कहते हैं द्वारा। यह जो होता है वक्रता त्रिज्या से हमेशा छोटा होता है, ये वक्रता त्रिज्या से हमेशा छोटा होता है। तो वक्रता त्रिज्या का सूत्र हम निकाले थे r बराबर 2f यानी f बराबर r/2 यानी वक्रता त्रिज्या 10 है तो फोकस दूरी 5 हो जाएगा। इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे किरण आरेख के बारे में। जय हिंद।